में बादल फटने के चलते भारी तबाही हुई। खीरगंगा नदी में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ ने पूरे गांव को जलमग्न कर दिया। इस आपदा में अब तक 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोगों के लापता होने की आशंका है। लेकिन सवाल है कि हर साल उत्तराखंड में कुदरत की विनाश लीला क्यों दिखाई दे रही है? हर साल मानसून में बादल फटने की घटनाएं क्यों बढ़ती हैं? हिमालय क्षेत्र में कुदरत के कोहराम की वजह क्या है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। तबाही, विनाश, विध्वंस और दिल दहला देने वाला सैलाब। बहुत मरी। उत्तराखंड में बादल फाड़ तबाही की इन तस्वीरों ने महाविनाश का अलार्म बजा दिया है। विनाश के इस मंजर ने सबको हैरान कर दिया। उत्तरकाशी के धराली में कुदरत की विनाश लीला की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसकी रूह कांपी। लेकिन सवाल खड़े हुए, आखिर पहाड़ों पर भयंकर तबाही क्यों हुई? पहाड़ों पर सैलाब का कहर क्यों टूटा? उत्तरकाशी में कुदरत का कहर क्यों बरपा? इसका जवाब है पहाड़ों पर बेतरतीब विकास, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी जारी की। वैज्ञानिकों ने चेताया था, विकास के लिए पहाड़ों को तोड़ा जाना खतरे से खाली नहीं होगा। लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ेगा, जंगलों की कटाई से महाविनाश होगा, मानसून में भारी बारिश से तबाही का खतरा बढ़ेगा, गर्मियों में ग्लेशियर पिघलने से पहाड़ों पर मलबा जमा होगा। और वैज्ञानिकों की यह चेतावनी सच साबित हुई। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से पहाड़ों का जो मलबा नीचे आया, इससे धराली इलाके ने जल समा ली। खीरगंगा के सैलाब में गांव पूरी तरह से मिट गया। लेकिन उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाओं के पीछे एक और सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है, जो है टिहरी डैम। वैज्ञानिकों की माने तो टिहरी बांध बनने के बाद बादल फटने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। दावा है कि टिहरी डैम की वजह से ज्यादा बादल बन रहे हैं। मॉनसून सीजन में ये बादल इस पानी को सह नहीं पाते और फट जाते हैं। इसके अलावा पूरे उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। इसलिए उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाओं में तेजी आई और इसकी सबसे भयावह तस्वीर उत्तरकाशी के धराली से आई, जहां जल प्रलय से हाहाकार मच गया। इस जल प्रलय में सड़कें, मकान, दुकान सब कुछ पानी में बह गए। यहां तक कि कई वाहनों को भी नदी का पानी अपने साथ बहा ले गया। कुदरत के कहर का ऐसा भयावह वीडियो सामने आया है, जिसमें पहाड़ों से नीचे उतरे पानी के तेज बहाव में एक ऊंची इमारत 2 हिस्सों में टूटकर पानी में बह गई। पानी के बवंडर के आगे किसी की नहीं चली, जो भी रास्ते में आया बहता चला गया। उत्तरकाशी में कुदरत ने ऐसा कोहराम मचाया जिससे लोगों की रूह कांप गई। लेकिन तबाही के बाद फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लोगों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई। राहत और बचाव कार्य के लिए सूबे के मुखिया खुद ग्राउंड जीरो पर उतर गए, तबाही वाली जगह का हवाई सर्वेक्षण किया। कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। हमारा हर संभव प्रयास है कि सभी को जो है सुरक्षित निकाला जाए। एक एक जान हमारे लिए बहुत कीमती है। मेरा धराली गांव फिर से जो है, धराली नगर फिर से जो है
अच्छी स्थिति में आए, सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर फिर से व्यवस्थित हों, उसको हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। कल भी उन्होंने हर संभव मदद का, सहायता का और आज भी पूरी जानकारी ली है और उनके स्तर से लगातार सभी भारत की एजेंसियों को हमारे यहाँ के लिए हर संभव सहायता के लिए कहा गया है। उत्तरकाशी के धराली में राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन सवाल है कि उत्तराखंड में कुदरत की विनाश लीला आखिर कैसे रुकेगी? क्या धराली की घटना के बाद सरकार चेतेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उत्तराखंड में लगातार हो रही इस तरीके की घटनाएं बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। आखिर क्यों ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं? इन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ पर्यावरणविद अनिल सूद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवेश राय हमारे संवाददाता और जीवन, तीनों हमारे साथ हैं। सबसे पहले अनिल सूद जी, मैं आपके पास आऊँगा। देखिए, जिस तरीके से धर्म क्षेत्र में, इसे कह सकते हैं देवभूमि में, जो लगातार पर्यावरण का प्रकोप देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? जो वहाँ का वातावरण है उसका असंतुलन हो जाना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से विकास के नाम पर जो वहाँ की मूलभूत संरचना है, प्राकृतिक संरचना, उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है? देखिए सर, ये जो विकास की दौड़ जो है हमें विनाश की तरफ ले गई है जी। सरकारों ने पर्यावरण के नियमों का खुला उल्लंघन किया है। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो रिपोर्ट्स बनती है वो दफ्तरों में बैठ के बनती हैं, ग्राउंड से उनका कुछ लेना देना नहीं। हमारे सरकारों ने 2013 की त्रासदी से कुछ नहीं सीखा। केदारनाथ में 2013 में त्रासदी आई थी, जिसका हम 2004 में ही सरकारों को चेताना शुरू कर दिया था कि आप ये हैवी कंस्ट्रक्शन, मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन, ये सब बंद करिए, नहीं तो पहाड़ जो दरक जाएंगे। तो सरकारों ने अनसुनी कर दी। भाई ये कौन है? आज की डेट में क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बड़ा सीरियस मुद्दा बन चुका हुआ है, हो क्या रहा है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो समुद्र का पानी का तापमान बढ़ने से नमी से भरी हुई हवाएं जब नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ रही हैं, तो क्या हो रहा है, पहाड़ों में दो तरह की हवाओं का मिक्सचर होता है। गर्म हवा ऊपर उठती है, इधर से नमी वाली हवा आती है। जब ये पहाड़ों से टकराती है, बादलों की होल्डिंग कैपेसिटी इतनी नहीं होती जी। तो जहां पे भी सारे ये इकट्ठे होके एक जगह पे, जहां ये सारा नमी इकट्ठी होगी आपको, तो वो आपका क्लाउड ब्रस्ट हो जाता है, जिसे हम दूसरी भाषा में रेन हाईवे भी बोलते हैं। क्योंकि ये सारे पहाड़ जो हैं, ये यंग माउंटेन है, ये सारे रबल के माउंटेन्स हैं, और ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और यहाँ इस सारे एरिया में हो गई है, ग्लेशियर लेक्स बन चुकी हैं ऊपर। जितने भी हमारे ग्लेशियर्स पिघले, उनकी लगभग 1500-1600 के आसपास लेक्स बन चुकी हैं, वो भी खतरनाक पोजीशन में है। तो कुल मिला के हमने जो बेतरती से पेड़ काटे, जो एजेंसीज ने पहाड़ काटे, डेवलपमेंट के नाम पे वहां जो एक्सप्लोसिव यूज हुआ, उन सब ने पहाड़ों की जो है पोजीशन बड़ी क्रिटिकल कर दी है। क्योंकि ये यंग माउंटेन है, इन पे इतना बर्डन पड़ गया है कि ये झेल नहीं पाएंगे जी। और खुदा न खास्ता एक आधी लेक अगर ऊपर से और रास्ता भूल गई, इसी दिनों में जैसे कि भागीरथी की एक लेक बन चुकी है ऑलरेडी जी, तो अगर एक आधी लेक भी रास्ता भूल गई तो नीचे डाउन स्ट्रीम में बहुत बुरा हाल होने वाला है जी। बहुत अफसोस की बात है कि कल जो देखा हमने डेवास्टेशन धराली का, तो 4 लोगों की मौत अपने आप में बहुत एक अजीब सी फिगर लगती है, क्योंकि इतने मलबे में तो कोई बचा ही नहीं होगा जो उधर उसके नीचे फंस गया। एक का वीडियो आ रहा था, वो जी बिल्कुल जी जी। अनिल जी हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से जीवन भी बने, शिमला से जीवन बने हुए हैं, और प्रवेश राय भी हमारे साथ उत्तरकाशी से जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां पर, क्या कुछ सफलता हाथ लगी है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को?
मैं आपको बता दूं गौरव, जिस तरीके से लगातार प्रशासन की ओर से बचाव राहत कार्य जारी है, लेकिन मौके पर पहुंचने के लिए जो और टीमें आ रही हैं अन्य जिलों से, वो अभी तक मौके पर नहीं पहुंच पाई हैं। उसका बड़ी वजह यह है उसकी कि रास्ते में जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, जिस वजह से जो अधिकारी हैं, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ की टीमें हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो अभी हमारे साथ श्वेता चौबे बीआरओ की, अरे एसडीआरएफ की जो हेड थी, वो भी अभी वहां मौके पर नहीं पहुंच पाई हैं। उसकी वजह यह है कि लैंडस्लाइड इतनी ज्यादा हो रही है रास्ते में, कि जो लैंडस्लाइड की जो वजह है वो ये है कि भारी बारिश। लेकिन अभी बीते 1 सवा घंटे पहले बारिश बंद हुई है, मौसम थोड़ा सा साफ हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री स्वयं खुद आए यहाँ पर जायजा लेने के लिए, और उसके बाद लगातार परिस्थितियों का मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो पहाड़ों में रिपोर्टिंग करते हैं, और ये बताएंगे कि किस तरीके से पहाड़ों में रिपोर्टिंग करने के बाद किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और किस तरीके से अभी वहां पर राहत बचाव कार्य जारी है। जी बिल्कुल परवेश, देखिए सबसे पहले तो जब ये घटना कल दोपहर की घटना थी 2 बजे, जब बादल फटा और जो यहाँ पे उत्तरकाशी का धराली जो पूरा बाजार था, जहाँ पे तमाम जो होटल और होम स्टे थे और दुकानें थी, वो यहाँ पे बह गई है। हालांकि अभी जो बताया गया है कि 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, करीब जो 150 लोग थे उनको रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी भी 100 से अधिक जो लोग हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इसमें राहत की बात यह है कि फिलहाल जो मौसम है वो साफ हो गया है। ऐसे में जो तमाम जो टीमें थी वो घटनास्थल पे पहुंचनी शुरू हो गई। जो देहरादून से टीमें बुलाई गई है वो भी कुछ समय के बाद घटनास्थल पे पहुंचेगी। जो वहां पे टीम लगी है लगातार उनकी मदद की जाएगी। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो लोग वहां पे उस तेज भाव में, उस जल के सैलाब में, उस पानी के सैलाब में आगे बह के चले गए थे, उनको बचाना, क्योंकि सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये है कि कितने लोगों का जीवन जो है यहाँ पे तमाम जो टीमें लगी है वो बचा पाएंगे। हालांकि तमाम इन सब चीजों को देखते हैं कि अलग अलग जनपदों से, हरिद्वार, उत्तराखंड, टिहरी और नैनीताल से करीब 160 जो पुलिसकर्मी है उनको अतिरिक्त तौर पे वहां पे भेजा जाएगा। इससे अलग वहां पे 2 आईपीएस अधिकारी को भेजा जाएगा। साथ ही साथ जो करीब 10 पुलिस उपाध्यक्ष है वो वहां पे तैनात किए जाएंगे। सबसे पहले वो इस बात को जाके जांचेंगे कि वहां पे तमाम जो रेस्क्यू कार्य चल रहे हैं वो किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि ऐसे भी जो तमाम टीमें वहां पे लगाई गई उनके सामने एक बड़ी चुनौती, कहीं ना कहीं जब ये चुनौती उनके सामने आती है तो ऐसे में तमाम जो रेस्क्यू कार्य होता है उसमें बाधा आती है, रुक जाता है। लेकिन अभी जैसे जैसे दिन बढ़ेगा फिर से एक बार जो रेस्क्यू टीम है उनके सामने एक बड़ा चेतावनी ये आ जाएगी कि जैसे जैसे वहां पे अंधेरा होगा तो ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं तमाम जो टीमें होंगी उनके सामने एक बड़ी चुनौती आ जाएगी। ऐसी जब बिल्कुल प्रवेश लौटूंगा मैं आपके पास, बिल्कुल प्रवेश लौटूंगा मैं आपके पास। हमारे साथ शिमला से जीवन भी बने हुए हैं। जीवन, हिमाचल का हाल भी कुछ बिल्कुल वैसा ही है, वहाँ पर भी लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो रही है। वहाँ अगर जिक्र किया जाए बादल फटने को लेकर के या फिर इस तरह की घटनाओं को लेकर के, तो जिस तरीके से अनिल सूद जी कह रहे थे कि विकास के नाम पर जो प्रकृति के साथ छेड़खानी हो रही है वो विनाश की ओर ले जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, सही कहा अनिल जी ने, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, चेतावनी दी है हिमाचल के लिए कि जो आपका विकास है वो बेतरतीब है और जो नियमानुसार विकास हिमाचल में नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपको ये झेलना पड़ रहा है। और आते वक्त के लिए अगर सही नहीं किया गया तो हिमाचल हवा में उड़ना भी उड़ भी सकेगा, ये चेतावनी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। जी गौरव। जी बिल्कुल अनिल सूद जी, जिस तरीके से हमारे संवाददाता जीवन बता रहे हैं कि हिमाचल को लेकर के खुद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, बावजूद इसके तो सरकार नहीं मान रही है, लोग नहीं मान रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या हालात हो जाएंगे पर्यावरण के आने वाले समय में? सर ऐसे है कि लोग तब नहीं मानेंगे जब सरकार चाहेगी कि लोग नहीं माने। हिमाचल गवर्नमेंट ने भी अपनी 4 साल से लगातार हिमाचल में जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। कुल्लू में भी बिल्डिंग्स गिरी, मनाली में भी गिरी, सड़कें भी वहां पे बही। हिमाचल सरकार ने कोई लेसन नहीं सीखा। पिछले साल ही इन्होंने कुछ एक एरियाज में 13 स्टोरी बिल्डिंग बनाने की परमिशन दे दी और कुछ एक एरिया में 18 से 20 स्टोरी बिल्डिंग बनाने की परमिशन दे दी, जो कि कोर्ट में लंबित है मामला। आप खुद सोचिए, जहां पहले 2.5 स्टोरी से ज्यादा बिल्डिंग नहीं बननी थी, आज वहां 5 से 10 स्टोरी बिल्डिंग तो आम नजर आ रही है, वो भी हैवी कंस्ट्रक्शन है। और अगर आप मनाली से बैजनाथ की तरफ आए तो रास्ते में एक धर्मपुर जगह पड़ती है, वहां पे 12 से 13 मंजिल बिल्डिंग जो है और मल्टीपल ब्लॉक्स,
खड्डों के किनारे पे बने हुए, ये कैसे बन गए? तो कुल मिला के ये कहना बहुत आसान है, लोग नहीं मानते। जी। लोगों को रोकने वाला कौन है? क्या डेवस्टेशन के बाद हवाई सर्वे करने से त्रासदी रुक जाएगी? आप ये पहले फिजिकल सर्वे क्यों नहीं किए जब ये सब बिल्डिंगें बन रही थी? धराली में आज से 5 साल पहले सिर्फ 20 ही बिल्डिंग थी ना। तो मेन स्ट्रीम जो है रिवर प्लेन, फ्लड प्लेन में होटल और होम स्टे कैसे बन गई, ये कौन जिम्मेवार है इसका? ठीक है, बहुत बहुत कहीं ना शुक्रिया। कहीं तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर शुरू में उसको ध्यान दे लिया जाता तो आज धराली में तबाही का इतना बड़ा मंजर देखने को नहीं मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सूद जी जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, और बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जीवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अब जल प्रलय ने हिमालय को दहला दिया है, क्योंकि अब चारों तरफ प्रकृति का तांडव देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।